तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, ये 2003 को, ये जो कंपनी है 2003 को एस्टेब्लिश हुई थी। फिर अगर हम बात करें इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यस बैंक लिमिटेड। फिर अगर हम बात करें अभी के करंट इसके जो सीईओ है वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ को देखते हैं। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यस बैंक के रेवेन्यू की। तो इसका जो रेवेन्यू है वो अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो है 34,299 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 26,827 करोड़। यानी कि 2019 से इस कंपनी का जो है रेवेन्यू है, अभी के टाइम पे जो इसका रेवेन्यू है वो 2019 के मुकाबले कम है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 1064 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 736 करोड़। पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2020 और 2021 में माइनस में रही है। क्योंकि 2020 और 2021 में जो है इस कंपनी को जो है लॉस का सामना करना पड़ा था। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2021 की, तो वो है 33,138 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 40,718 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 52,625 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पी रेशियो की, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 68.5, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। और पी रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 68.5, यानी कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें 68.5 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हमें एक सवाल मन में आता है कि पी रेशियो ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। तो देखिए, पी रेशियो चाहे ज़्यादा हो या फिर कम हो, पी रेशियो के साथ साथ हमेशा हमें उस कंपनी के जो है लास्ट 4-5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का जो है पी रेशियो मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हाई है, पर उस कंपनी का जो ईपीएस है वो भी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रो हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको फ्यूचर में जो है एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का जो है प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होता है। पर मान लीजिए किसी कंपनी का जो है पी रेशियो वो कम है, पर साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर उसका जो ईपीएस वो घटता जा रहा है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए हमें ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो इसका अगर हम ईपीएस ग्रोथ को देखें तो लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम इसका ईपीएस ग्रोथ को देखें, तो यस बैंक जो कंपनी है इसका लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है लगभग 26.4%, जो कि अच्छी खासी मानी जा सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का जो आरओई है वो है 1.99%, यानी कि इस कंपनी का जो आरओई है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आरओई के साथ साथ हमें आरओसी को भी देखना चाहिए। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस कंपनी का जो आरओसी है वो है 4.94%। और आरओई और आरओसी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी के बारे में। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है
42, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। डेट टू इक्विटी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका डेट टू इक्विटी जो है अगर 2 से भी कम हो तब उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 7.42 है। पर डेट टू इक्विटी चाहे जितना भी ज़्यादा हो, पर अगर उसके पास जो है उसका जो करंट रेशियो है वो भी अच्छी खासी हो तो वैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। तो इसलिए हमें डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमेशा उस कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 3.30, जो कि अच्छी खासी है। करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो तब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। करंट रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी कंपनी के पास कंपनी का जो है करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, जो कि अच्छी बात है। और करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसका जो करंट रेशियो वो 3.30 है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी करंट रेशियो हम मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के पैग रेशियो की। तो पैग रेशियो, इसका जो पैग रेशियो है वो है -2.31। और पैग रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पैग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। पैग रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। अगर किसी कंपनी का जो है पैग रेशियो वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। और अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब उस कंपनी का जो है शेयर प्राइस वो ओवर वैल्यूड है। पर इसका जो है पैग रेशियो वो माइनस में है। माइनस में इसीलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है लास्ट कुछ ईयर्स में जो है इसका माइनस हुआ, इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस हो गया था, इसीलिए इस कंपनी का जो है पैग रेशियो है वो माइनस में है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 2। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें यस बैंक के, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स के पास लगभग 38.50% के आसपास शेयर्स मौजूद है। फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स मौजूद है, प्रोमोटर्स के पास 0% शेयर्स जो है वो मौजूद है, यानी कि प्रोमोटर्स के पास एक भी शेयर्स मौजूद नहीं है। और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर्स मौजूद है तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको लगता हो, उनको पता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो जो है अपने पास ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।